everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science, Unit 1, Lecture number 2, Cosmeceuticals. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम देख रहे थे कि ये जो कॉस्मेटिक्स होता है ना, ये होता क्या है और इस कॉस्मेटिक सब्जेक्ट्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम देखेंगे कॉस्मास्यूटिकल्स के बारे में। दैट मींस कि ये जो कॉस्मेटिक्स हैं ये फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कैसे रोल प्ले करते हैं। ठीक है, किस तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के पास अथॉरिटी आती है इनको फॉर्मुलेट करने की और इनको प्रिपेयर करने की। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ यूनिट फर्स्ट अबाउट कॉस्मास्यूटिकल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एन कॉस्मेटिक अकॉर्डिंग टू द इंडियन रेगुलेशंस। इंडियन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कॉस्मेटिक्स क्या होता है। सो एज पर द सेक्शन 3 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914 एंड रूल्स 1945, cosmetic means any articles which is intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed or introduced to promoting attractiveness or altering the appearance, and includes any articles which is intended for use as a component of the cosmetic। क्या बोल रहे हैं कि सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल 1945 है, उसके अकॉर्डिंग, उसके सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कॉस्मेटिक का मतलब है कोई भी ऐसा आर्टिकल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको क्या किया जा सकता है, इसकी किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से रब करते हैं हम, या स्किन पर पोर कर देते हैं उसे, या स्किन पर स्प्रिंकल कर देते हैं। ठीक है, या इसको स्किन पे स्प्रे करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं उसको, किस लिए, ताकि अट्रैक्टिवनेस इनहांस हो या फिर जो हमारा अपीयरेंस है, जैसे हम दिख रहे हैं, वो चेंज हो जाए। ठीक है, वो सभी किस में आएंगे आपके, वो सभी आर्टिकल्स कॉस्मेटिक्स के कंपोनेंट्स के फॉर्म में कंसीडर किए जाएंगे। इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यही आपके बेस बनेगा पूरे सब्जेक्ट को समझने का कि कॉस्मेटिक क्या है। तो अल्टीमेटली ये ध्यान रखना है कि कॉस्मेटिक जो है वो सब्सटेंस है जो क्या करेंगे, आपके अपीयरेंस को इनहांस कर देंगे और आपकी जो अट्रैक्टिवनेस है उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्लियर। तो ये बात हुई कि कॉस्मेटिक्स अकॉर्डिंग टू इंडियन रेगुलेशंस क्या होता है। पर एक सवाल आता है, जैसे हम कॉस्मेस्यूटिकल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि कॉस्मेटिक क्या एक ड्रग है, या कॉस्मेटिक और ड्रग दो अलग अलग चीजें हैं। सो कैन अ प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट कैन बी बोथ अ कॉस्मेटिक और एन ड्रग। क्या एक सबस्टांस के, क्या एक प्रोडक्ट कॉस्मेटिक और ड्रग दोनों हो सकता है। सो some products meet the definition of both the cosmetics and drugs, and this may happen when a product has two intended uses. For an example, shampoos. Shampoo is in cosmetic because its intended use is to clear the hair, ठीक है, and anti-dandruff treatment is in drug because it is intended use to treat the dandruff. Thus, consequently, an anti-dandruff shampoo is both a cosmetic and a drug। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोनों डेफिनेशंस के अंदर आ जाते हैं, वो कॉस्मेटिक के डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहे होते हैं और ड्रग के डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहे होते हैं। ठीक है, और ऐसा मोस्टली तब होता है जब एक प्रोडक्ट के दो यूजेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल शैम्पू, शैम्पू जो है वो एक कॉस्मेटिक है क्योंकि आपके हेयर्स के अपीयरेंस को इनहांस कर रहा है, आपके हेयर्स को अच्छा दिखवा रहा है, शाइनेस उनकी इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, हेयर्स को क्लीन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कॉस्मेटिक हुआ। लेकिन जो स्पेशली एंटी डेंड्रफ शैम्पूज होते हैं ना, उनके अंदर ये जो एंटी डेंड्रफ ट्रीटमेंट है, यानी कि जो डेंड्रफ की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, डेंड्रफ को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डेंड्रफ को ट्रीट करने के लिए यूज किए जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं क्या, ड्रग इफेक्ट। तो इस तरीके से जो एंटी डेंड्रफ शैम्पू है वो कॉस्मेटिक भी हुआ और आपकी ड्रग्स भी हुई। इसीलिए यहाँ पर कॉस्मेस्यूटिकल वर्ड यूज किया है कि वो ड्रग सबस्टांस जो कॉस्मेटिक की तरह काम होंगे वो कहलाएंगे कॉस्मेस्यूटिकल्स। ठीक है, एंड द स्कोप ऑफ इफेक्ट्स एंड एफिशिएंसीज ऑफ जनरल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि भाई आपके जो जनरल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना,
कि क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कितने एफिशिएंट ये होते हैं, क्या काम ये करते हैं। सो दीज आर यूज फॉर फर्स्ट टू क्लीन द हेयर एंड स्कैल्प, ठीक है, बालों को साफ करते हैं, ठीक है, बालों की जो आपकी स्कैल्प रहती है उसको क्लीन करते हैं। सेकेंड है टू रिड्यूस द डैंड्रफ एंड ईचिंग, बालों में जैसे डैंड्रफ वगैरह होता है तो उसको खत्म करते हैं, ईचिंग ऐसे खुजली हो रही होती है उसको खत्म कर देते हैं। स्किन पर जो अप्लाई किए जाते हैं, दे आर यूज टू इम्प्रूव द स्किन टेक्सचर, स्किन के टेक्सचर को बेहतर बनाते हैं। फोर्थ है टू टाइटन द स्किन, स्किन को टाइट बनाते हैं। फिफ्थ है टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द नेल्स, नेल्स की जो हेल्थ है उसको बेहतर बनाते हैं। सिक्स है टू इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ अ लिप्स, लिप्स के टेक्सचर को बेहतर बनाते हैं। एंड टू वाइटन द टीथ, और दांतों को सफेद बनाते हैं। तो इस तरीके से जो जनरल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होंगे और अलग अलग चीजों में यूज किए जाएंगे। जैसे हेयर से तो हेयर को क्लीन करने के लिए, शाइनी बनाने के लिए, स्किन है तो स्किन को ग्लोरीफाई करने के लिए, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए, नेल्स है तो नेल्स की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, मतलब उनको अच्छे से क्लीन रखो, ठीक है, उनको अच्छा दिखाने के लिए नेल लिक्वर्स है वो अप्लाई करो, ठीक है। इसके अलावा लिप्स के लिए अलग लिपस्टिक वगैरह आ रही है, लिप बाम आ रहे हैं, लिप लोशंस आ रहे हैं, ठीक है। दांतों के लिए अलग टूथपेस्ट, टूथ पाउडर्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर भी अलग अलग टाइप की वैरायटी आती है, जैसे टूथपेस्ट में भी माउथ फ्रेश अलग आ रहा है, ठीक है, और आपकी सेंसिटिव दांतों के लिए अलग आ रहा है। तो ऐसे कई सारे इसके अंदर वैरायटीज आ रखी हैं, ठीक है। फिर है कॉस्मेटिक्स रेगुलेशन इन द यूएस। पहले तो हमने इंडिया की बात करी क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हम एक थोड़ा सा कंपैरिजन लेके चलते हैं यूएस के साथ, कि यूएस के अंदर किस तरीके का सिस्टम है और हमारे यहाँ कैसा है और हमको क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने की नीड है, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि यूएस हमसे ज्यादा डेवलप्ड है तो उसके लिए हमेशा उसका एक कंसिडरेशन हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कॉस्मेटिक रेगुलेशंस इन द यूएस। यूनाइटेड नेशंस के अंदर कैसा है देखो कॉस्मेटिक रेगुलेशन। So there, the FD&C Act defines a cosmetic by their intended use as an article which is intended to be rubbed, poured, sprinkled, or sprayed or introduced into or otherwise applied to the human body for cleansing, beautifying, promoting the attractiveness or altering the appearance। मैंने कहा ना हम कॉपी करते हैं उनको, ठीक है, उनकी डेफिनेशन भी कॉपी की है। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एफडीएनसी के एक्ट के अकॉर्डिंग कॉस्मेटिक का मतलब है, कॉस्मेटिक वो सब्सटेंस है, वो आर्टिकल है जिसको स्किन पर या तो रब करेंगे, पोर करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे या स्प्रे करेंगे या फिर अप्लाई करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, किसी भी ह्यूमन ह्यूमन पार्ट पर। किसके लिए? बॉडी पार्ट को क्लीन करने के लिए, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, ठीक है, उसकी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए या उसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, उसके अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। Thus, the two most important laws which pertaining to cosmetic marketed in the US are the FDNC Act and a Fair Packaging and Labeling Act। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉज हैं जो कॉस्मेटिक्स के अंदर अप्लाई होते हैं यूएस मार्केट के अंदर, वो हैं, एक तो है आपके एफडीएनसी, ठीक है, और दूसरा है आपके फेयर पैकेजिंग एंड लेबलिंग एक्ट, जो कि कहता है कि पैकेजिंग और लेबलिंग भी जो कॉस्मेटिक पर है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। आप बोल तो कुछ और रहे हो, एक तो आप बोल रहे हो कि दांतों को मोतियों जैसा चमकाए, है ना, और मोती तो मोती जैसा चमक ही नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसा बहुत जरूरी है कि फेयर पैकेजिंग और लेबलिंग हो, लेबल पे सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड लिखी गई हो, मेंशन की गई हो, ठीक है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज है कॉस्मेटिक्स के अंदर जो यूएस में अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इन कॉस्मेटिक रेगुलेशंस इन द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। आपके सिलेबस में मेंशन है कि यूरोप की भी बात करना है आपको कि यूरोप के अंदर कैसा सिस्टम है। सो इन द यूरोपियन यूनियन कॉस्मेटिक डायरेक्टिव defines and cosmetic as any substance or preparation which is intended to be placed in contact with the various external parts of the human body such as epidermis, hair system, nails, lips and external genital organs, or with the teeth and mucous membrane of the oral cavity with a view exclusively or mainly to clean them, perfuming them and change their appearance or correcting the body odor and
or protecting them and keeping them in a good condition. Thus, according to 27 European Union member states have transposed the EU cosmetic, which then regulate and cosmetic within their respective nation boundaries according to the law. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि यूरोपियन जो यूनियंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो कॉस्मेटिक है, ठीक है, कॉस्मेटिक को उन्होंने डिफाइन किया कि कोई भी वो सबस्टांस या कोई भी वो प्रिपरेशन जिसको हम बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स पर अप्लाई करते हैं। इन्होंने थोड़ा सा अलग बात बोली, इन्होंने कहा कि हम बॉडी के ह्यूमन बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पर अप्लाई किया जाने वाला प्रिपरेशन या सबस्टांस, एक्सटर्नल पार्ट बोले तो ये एपिडर्मिस लेयर, हेयर सिस्टम, नेल्स, लिप्स या एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, या फिर टीथ हो सकता है, ओरल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकती है। ठीक है, इन सब पर हम अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए? मेनली उनको क्लीन करने के लिए, परफ्यूमिंग करने के लिए, यानी कि उनकी जो स्मेल है, ऑर्डर है, खुशबू है, उसको बेहतर बनाने के लिए, उनके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, जैसे वो दिख रहे हैं उसको बदलने के लिए, या जो भी बॉडी ऑर्डर है, ठीक है, उसको करेक्ट करने के लिए, उसको सही करने के लिए, जैसे एंटी पर्सपिरेंट्स हो गए या परफ्यूम्स वगैरह हो गए, वो क्या करते हैं? बॉडी ऑर्डर को चेंज कर देते हैं ना। तो बॉडी ऑर्डर को करेक्ट करने के लिए, ठीक है, और उनको या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि ना एक वो आता है मस्कीटो, मस्कीटो की क्रीम आती है जो लगा लो ना तो फिर मस्कीटो काटते नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनका पर्पस बॉडी को ब्यूटीफाई करना नहीं है, लेकिन फिर भी वो कॉस्मेटिक की कैटेगरी में आएंगे इसके अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि वो बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको बॉडी को एक अच्छी कंडीशंस में मेंटेन करने के लिए जो भी सबस्टांस आप अप्लाई कर रहे हो वो सभी क्या कहलाएंगे? कॉस्मेटिक्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर 27 यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि जो ईयू कॉस्मेटिक्स है, यानी कि यूरोपियन यूनियन कॉस्मेटिक्स है, उन्होंने कहा कि ये जो भी कॉस्मेटिक हम यहाँ पर फॉर्मुलेट करेंगे, ये सारे रेगुलेटेड कॉस्मेटिक्स होंगे और ये रेस्पेक्टिव नेशन की बाउंड्रीज के अंदर ही यूज होंगे। ठीक है, तो ऐसा लॉ बनाया गया कि इनको जो है उनके रेस्पेक्टिव नेशन के बाउंड्रीज के अंदर ही यूज किया जाएगा। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जिस कंट्री के जो कॉस्मेटिक हैं, जैसे यूरोप के जो कॉस्मेटिक हैं, वो यूरोप में यूज होंगे, यूरोप के बाहर यूज नहीं होंगे, यूरोप के बाहर आप उनको सेल नहीं करोगे। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर फाइनलाइज किया। नेक्स्ट है आपके यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईयू, यानी कि यूरोपियन यूनियन रेगुलेटरी सेफ्टी, दोनों की बात कर ली हमने, दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कि भाई यूरोपियन नेशंस क्या बोल रहे हैं कॉस्मेटिक्स के लिए, और जो यूनाइटेड नेशंस है वो क्या बोल रहे हैं। सो द नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द यूनाइटेड नेशन एंड यूरोपियन यूनियन रेगुलेटरी सेफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने दोनों डिस्कस किए हैं, यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन ईयू के बारे में, तो उसको हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। सो द बोथ work to ensure the safety of cosmetic for the consumers through the rigorous regulations। दोनों ही जो कंट्रीज हैं, दोनों ही अपने अपने रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कॉस्मेटिक्स की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करने पर यहाँ पर काम करती हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम यूएस की बात करें तो इन द यूएस CIR, दैट इज कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट रिव्यू एक्सपर्ट पैनल, conducts an independent safely reviews of the ingredient as a part of cosmetic safety process, and results are published in the International Journal of Toxicology and CIR website. Also, in the US has required extra regulatory hurdles because they are classified them as a drug। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स होते हैं, यूएस होते हैं, वहां पर एक बॉडी होती है जिसको बोलते हैं CIR। CIR का मतलब है कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट रिव्यू एक्सपर्ट पैनल। ये जो पैनल है ये इंडिपेंडेंटली,
ठीक है। इंडिपेंडेंटली सारे सेफ्टी जो रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करते हैं और कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज किए जाने वाले हर एक इंग्रेडिएंट को चेक करते हैं, सबको सेफ्टी प्रोसेस से गुजारते हैं और जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनको इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के अंदर पब्लिश करते हैं, साथ ही सीआईआर की वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यूएस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा रेगुलेटरी हर्डल्स होते हैं क्योंकि वो कॉस्मेटिक्स को ड्रग्स की तरह ही सारे रेगुलेशन से गुजारते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट अगर हम ईयू की बात करें, यूरोपियन यूनियंस की बात करें, तो इन द ईयू Scientific Committee on the Consumer Safety is responsible for reviewing all the special and active cosmetic ingredients and assessing the conditions for the safe use. And results are published on a committee's website. In the EU, BAN or red flags contain certain chemicals from the use in the cosmetics, approximately 1300 BAN ingredients. For an example, jet aircraft fluid, carbon monoxidase. EU allows the marketing of an cosmetic products with a certain medicinal effects. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियंस होते हैं वहां पर एक साइंटिफिक कमेटी होती है जो कंज्यूमर्स की सेफ्टी पर ध्यान देती है और इसको कंज्यूमर सेफ्टी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हुए जितने भी कॉस्मेटिक के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज हुए होते हैं या जो भी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स यूज हुए होते हैं उनको रिव्यू करती है। ठीक है, उनकी जो भी कंडीशंस होती है उसको असेस करती है, उनको चेक करती है और सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो सेफ हो, इफेक्टिव हो। ठीक है, उनमें वो कोई भी टॉक्सिसिटी ना करते हो, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना प्रोड्यूस करते हो, इन सारी चीजों को इंश्योर करती है और जो रिजल्ट्स आते हैं उसको कमेटी की वेबसाइट पर ये भी अपलोड करती है। ठीक है, अब ईयू के अंदर ना रेड फ्लैग्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स हैं जिनके लिए रेड फ्लैग्स होते हैं, वो केमिकल्स बैन होते हैं वहां पर कि इनको आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके के लगभग 1300 बैन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर यूज नहीं होने चाहिए, जैसे कि एयर जेट एयरक्राफ्ट फ्लू हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो गए, तो इनको यहाँ पर बैन कर रखा है और उनके यूज के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं कर रखा। लेकिन यहाँ पर जो ईयू है वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को अलाउ करती है कि अगर आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की कोई मेडिसिनल वैल्यू है, कोई मेडिसिनल इफेक्ट है, तो भी आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूएस के अंदर और ईयू के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, दोनों ही चेक करते हैं, दोनों ही पब्लिश करते हैं, लेकिन एक कॉस्मेटिक को एज एन ड्रग ट्रीट करते हैं और एक कॉस्मेटिक पर काफी सारे रेगुलेशंस लगाते हुए उसको प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो सेफ हो, इफेक्टिव हो। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके कॉस्मास्यूटिकल्स। कॉस्मास्यूटिकल्स का मतलब है कॉस्मेटिक सबस्टांस जो एज एन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यहाँ पर यूज हो रहा है। So the history of cosmeceuticals is that the Egyptians were the first to recognize the health properties of an cosmetic. सबसे पहले इजिप्टियंस थे जिन्होंने कॉस्मेटिक जो सबस्टांस होती हैं उनकी हेल्थ प्रॉपर्टीज को रिकॉग्नाइज किया, जिन्होंने बताया कि कॉस्मेटिक्स भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, these cosmeceuticals are rapidly expand in the 1918 due to the hydroxy acid। ये जो कॉस्मास्यूटिकल्स थे इसमें जैसे कुछ केमिकल के फॉर्म में यहाँ पर हाइड्रोक्सी एसिड थे। हाइड्रोक्सी एसिड मतलब वो केमिकल सबस्टांस जिसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप और एसिड ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप, ठीक है, दोनों ग्रुप्स यहाँ पर साथ में प्रेजेंट थे, तो बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोक्सी एसिड ग्रुप्स प्रेजेंट थे। ठीक है, जिसकी वजह से इन कॉस्मास्यूटिकल्स का काफी ज्यादा एक्सपांड हुआ, काफी ज्यादा इनको प्रमोट किया जाने लगा। And then the term cosmeceuticals was coined in 1980 by the dermatologist, और उसके बाद डर्मेटोलॉजिस्ट ने 1980 के अंदर ये शब्द दिया, ये वर्ड दिया, क्या, कॉस्मास्यूटिकल्स। देन द किंगलमैन अल्बर्ट किंगलमैन reactivated interest in the cosmeceuticals by developing a formula to improve the appearance of a UV damaged and wrinkled skin by using a retinoic acid। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अल्बर्ट किंगमैन। इन्होंने वापस से कॉस्मेटिकल्स की तरफ अपना इंटरेस्ट शो किया और ये बताया कि किस तरीके से
रेटिनोइक एसिड को यूज करके जो यूवी रेज की वजह से स्किन डैमेज होती है या रिंकल्स आते हैं चेहरे पर, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है और उसको रिकवर किया जा सकता है, स्किन को पहले की तरह ही ग्लूइंग स्किन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स हैं, उनको यूज करके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बनाया, दैट इज वाई इसको क्या बोला गया, कॉस्मास्यूटिकल्स बोला गया। So this cosmeceuticals is further classified into three categories. First is a skin cosmeceutical, second is a hair cosmeceutical and third is the other cosmeceuticals. तो इस तरीके से तीन टाइप के आपके cosmeceuticals होते हैं। पहला जिनको स्किन पर अप्लाई किया जाता है, दूसरा जिन्हें हेयर्स पर अप्लाई किया जाता है और तीसरा जो कि आपके अदर बॉडी पार्ट्स जैसे कि लिप्स हो गए, टीथ हो गए, नेल्स हो गए, इन पर अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट है हमारा क्या, स्किन कॉस्मास्यूटिकल्स, यानी कि वो कॉस्मास्यूटिकल्स जिनको कहाँ अप्लाई करते हैं, स्किन पर। सो इट इज यूज फॉर द प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द स्किन, इज असेंशियल फॉर द गुड हेल्थ। ठीक है, तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके स्किन को क्या करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं और एक अच्छी हेल्थ यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। यानी कि एक अच्छी हेल्थ के लिए क्या जरूरी है कि स्किन हमारी प्रिजर्व रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ये यही काम करते हैं। ठीक है, किससे बचाते हैं, यूवी रेडिएशन से। So UV radiations from the sunlight penetrate the skin and accelerate the damage due to the free radicals, which includes inflammation, wrinkling and hyperpigmentation. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी यूवी रेडिएशंस होती हैं जो कि आपके सनलाइट से इमर्स्ड होती है, जो कि स्किन को क्या कर देती हैं, पेनिट्रेट कर देती हैं और यहाँ पर फ्री रेडिकल्स की वजह से इस स्किन की जो लेयर है, ठीक है, उस को डैमेज करने लगती है और यहाँ पर रिंकल्स कर सकती है, इन्फ्लेमेशन कर सकती है, हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि डार्क स्किन कर सकती है। ठीक है, तो इससे हमारी स्किन को क्या करने की जरूरत है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और इस प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे हम, कॉस्मास्यूटिकल्स। ठीक है, so there is different type of cosmeceutical product and there is also some effects of them। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट को बताया गया है, जैसे कि आपके फर्स्ट है शैम्पूज, सेकेंड है आपकी ब्यूटी लोशंस और थर्ड है आपकी सनस्क्रीन। पहली बात करें उसकी, तो these shampoos help in prevent the dandruff and itching, clean hair and scalp and maintain the health of an hair and scalp। ठीक है, तो ये शैम्पूस क्या करते हैं, ये डैंड्रफ को हटाते हैं, जो बालों में ईचिंग हो रही होती है उसको हटाते हैं, बालों को क्लीन करते हैं और जो हेयर है और स्कैल्प है उसकी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करके रखते हैं। सेकेंड होते हैं ब्यूटी लोशन, जिनको स्किन पर अप्लाई किया जाता है। जब लोशन अप्लाई करते हैं तो जो आपकी स्किन है, ठीक है, अगर वो रफ है तो रफ स्किन यहाँ पर ट्रीट हो जाती है, अगर ऑयली स्किन है, ठीक है, तो वो यहाँ पर मेंटेन रहती है और ओवरऑल आपकी स्किन की जो हेल्थ है वो यहाँ पर मेंटेन रहती है। थर्ड होता है आपकी क्या, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हेल्प्स टू प्रिवेंट द सन रफनेस एंड प्रिवेंट द सनबर्न। ये सनस्क्रीन क्या करती है, जो स्किन की रफनेस है ना, उस रफनेस को हटाती है और सनबर्न से स्किन को मेजरली बचाती है। ठीक है, सनबर्न से प्रोटेक्ट करके रखती है। तो इस तरीके से ये जो सनस्क्रीन होते हैं, सनस्लोशन होते हैं, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर है ये सारी बात। जैसे कि इसके अंदर डिफरेंट क्रीम्स आती हैं, जैसे कि ओले की विटामिन क्रीम है, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, बेसिकली मॉइस्चराइज करने का काम करेगी। इसके अलावा इन जनरल वाइटामिन, हर्ब्स, ऑयल्स, बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स में बी यूज इन द कॉस्मेटिकल्स। तो जनरली यहाँ पर विटामिन की सप्लीमेंट्स वाली क्रीम आती है, हर्बल जैसे ये विटामिन सी वाली है। ठीक है, इसके अलावा लोटस हर्बल की वाइट ग्लो है ये क्रीम, ठीक है, जिसमें हर्ब्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो कि इन कॉस्मेटिकल्स के अंदर यूज किए जाते हैं और स्किन को नरिश करने के, मॉइस्चरिंग करने के काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड है हमारा क्या, हेयर कॉस्मेटिकल्स। हेयर कॉस्मेटिकल्स बेसिकली वो सब्सटेंस है जिनको हेयर पर अप्लाई करेगा और हेयर की बेटरमेंट के लिए इनको यूज किया जाता है। तो इसके अंदर आते हैं आपके हेयर केयर, ठीक है, कलर, स्टाइल, plays an important role in individuals' physical appearance and self-perspiration. In ancient Greece and Rome, countless ointments and tonics are used for the beautification of an hair.
These shampoos have a primary product to cleaning the hair and scalp. Thus, these cosmetics for the treatment of hair topically applied to the scalp and hair, while they can never be used for the therapeutic purpose. Fifth is that the hair cosmeceutical products include conditioning agent, special care ingredients and hair growth stimulants. ठीक है, क्या बोल रहे हैं हेयर कॉस्मेटिक्स के बारे में? हेयर कॉस्मेटिक्स के अंदर वो सब्सटेंस आएंगे जिनको कहाँ अप्लाई करेंगे? हम हेयर्स पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अंदर आएंगे आपके हेयर केयर, कलर, स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर हम हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, हेयर को कलर करेंगे, एक डिफरेंट स्टाइल यहाँ पर मतलब इसको लगाएंगे, अलग अलग स्टाइल्स में हेयर्स को सेट करेंगे। तो ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस को इन्हांस करने में और उसका एक पर्सपिरेशन तैयार करने में कि किस तरीके का ये पर्सन है, मॉडर्नाइज है या ट्रेडिशनल है। ठीक है, तो ये सारे जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, मतलब उसका जो अपीयरेंस होता है, उसके हेयर्स का जो अपीयरेंस होता है, वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी का रिसेम्बलेंस होता है। ठीक है, तो इन एंशियंट ग्रीम, पुराने टाइम पे जो ग्रीस होते थे, रोम्स होते थे, वो कई सारे यहाँ पर ऑइंटमेंट्स यूज करते थे, टॉनिक्स यूज करते थे। किसके लिए? बालों के हेयर्स के ब्यूटिफिकेशन के लिए। आपने अगर पुरानी मूवीज वगैरह देखी होगी तो जैसे जो राजा महाराजाओं का जमाना था उसमें आपने देखा होगा कि लंबे लंबे बाल होते थे रानियों के, और वो एक स्टीम जो रहते था उनका, कोई स्पेशल स्टीम वो बालों में अप्लाई करते थे बालों को अच्छा बनाने के लिए। तो वही कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऑइंटमेंट और टॉनिक्स यूज किए जाते थे पहले के टाइम के अंदर। और ये जो शैम्पू होते हैं ना, ये मेनली आपके क्या करते हैं, स्किन को, स्कैल्प को यहाँ पर क्लीन करते हैं, आपके बालों को एकदम पफी बनाते हैं। ठीक है, और ये जो कॉस्मेटिक्स है इनको यूज किया जाता है किसके ऊपर? हेयर्स के ऊपर, स्पेशली आपके हेयर की स्कैल्प पे ऊपर इनको यूज किया जाता है। जबकि इनको थेरापेटिक पर्पस इसका कुछ नहीं होता कि भाई कोई ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं यूज करते इसको, तो सिर्फ स्कैल्प को क्लीन करने के लिए, डैंड्रफ फ्री बनाने के लिए, ठीक है, और स्मूथन करने के लिए हेयर्स को, इनके लिए यूज किया जाता है। These hair cosmeceutical products include conditioning agent, स्पेशल केयर इंग्रेडिएंट्स एंड हेयर ग्रोथ स्टिमुलेंट्स। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? कंडीशनर, ठीक है, जो बालों को कंडीशन करता है। कंडीशनर बेसिकली क्या करता है कि जो शैम्पू जब आप करते हैं ना, तो वहां पर चार्ज, बालों में चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल जो है ना वो एक दूसरे को रेप्लिकेट करते हैं और आपको बहुत सारे खुले खुले बाल लगते हैं। तो यहाँ पर कंडीशनर क्या करता है, वो जो चार्ज डेवलप हुआ है ना उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से बाल फूके फूके के होने की जगह एक जगह सिमट करके एक जगह सारे स्मूथ हो जाते हैं और एक जगह सारे कोलैबोरेट हो जाते हैं। ठीक है, स्पेशल केयर इंग्रेडिएंट्स के अंदर जैसे कि मान लो कलरिंग एजेंट हो गया, या हम कोई भी स्पेशल केयर देना चाहते हैं बालों को तो वो हो गया, कोई विटामिन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, या हेयर ग्रोथ स्टिमुलेंट जो क्या करते हैं, हेयर की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। स्कैल्प में इसको मेनली अप्लाई करेंगे जिससे कि आपकी हेयर की ग्रोथ बेटर हो जाए। ठीक है, तो ये होते हैं आपके हेयर कॉस्मेटिक्स जो बेसिकली हेयर्स की अपीयरेंस को बेहतर बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है इसके रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स। सो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आर नाउ कंसीडर्ड नॉट लेस देन अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन increasing the selection and quality control. The manufacturing of these is required to follow CGMP. Thus, these cosmetic science is a fast-moving area, rapid and extensive changes in the worldwide regulatory context of cosmetics. So, according to US FDA, cosmeceutical is a cosmetic and a drug. In India, a well-defined Drug and Cosmetic Act 1914 operate the regulations of cosmetic under the authority of CDSCO। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, अब वो सिर्फ यहाँ पर एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं रह गया है। ठीक है, तो एज एन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की फॉर्म में भी इसका काफी वाइड एरिया है, और यहाँ पर हमें हर एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की क्वालिटी को, रेगुलरिटी को मेंटेन करने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम उसके जो इंग्रेडिएंट हैं उसके सिलेक्शन को इंक्रीज करके उनमें चॉइसेस बना करके और उसकी क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करके क्या कर सकते हैं, जो हमारे ड्रग के रेगुलेशंस है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग
जब हम करें तो वहां पर जरूरी है कि हम वहां पर CGMP यानी कि करंट जो रेगुलेटरी अफेयर्स हैं, ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, उनको फॉलो करें। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कॉस्मेटिक साइंस है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट मूविंग एरिया है, बहुत ही ऐसा एरिया है जिसमें बहुत ही फास्ट चेंजेस होते हैं, बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल के चेंजेस होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जिनको जो कॉस्मेटिक की जो रेगुलेटरी है उसको वहां पर मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर US FDA के अकॉर्डिंग कॉस्मास्यूटिकल्स जो है वो बेसिकली आपके मिक्स है किसका, कॉस्मेटिक और ड्रग्स का। इसी तरीके से इंडिया के अंदर जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है वो भी यहाँ पर ये कहता है कि CDSCO की अथॉरिटी के अंदर, ठीक है, यहाँ पर कॉस्मेटिक्स का रेगुलेशंस को क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। CDSCO बेसिकली इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, जो सारे रेगुलेशंस को फॉलो करती है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो कॉस्मेटिक साइंस है वो काफी फास्ट मूविंग एरिया है और इसके अंदर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको काफी अप टू डेट होने की जरूरत है, ताकि सारे रेगुलेशंस को वो अप्रोप्रिएटली यहाँ पर फॉलो कर सके। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके अंदर हमने देखा कि कॉस्मास्यूटिकल्स क्या होता है और इस कॉस्मेटिक साइंस के अंदर कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, स्पेशली कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे कि अगर यूनाइटेड नेशंस की हमने बात करी, यूरोपियन नेशंस की बात करी, इंडिया की बात करी, कि यहाँ पे कैसे कॉस्मेटिक्स को क्लासिफाई किया गया है और यहाँ पर किस तरीके से इसको मेंटेन किया जाता है, कॉस्मास्यूटिकल से हम क्या समझते हैं और किस तरीके से इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को सारी उनको रेगुलेट किए जाने की जरूरत है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और सारी चीजें कॉस्मेटिक्स के बारे में। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।